चलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस का पूरा स्टडी कर चुके हैं। पूरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का दूसरा चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग किस फील्ड में कर सकते हैं। तो एक लाइन में आप ये याद रखिए कि बायोटेक्नोलॉजी आज हम लोगों के पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके बिना हम लोगों के लाइफ स्पेन का जितना जो भी जरूरी मटेरियल है वो सारा हम लोग इसी से तैयार करेंगे। यानी कि हम लोग जो है बिना बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के अपने लाइफ के यानी कि अपने जीवन के किसी भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ हैं। मुख्य रूप से अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का बात करें तो यहाँ पर जो है इसका तीन जो है क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, तीन फील्ड ऐसा है इसका बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें हम लोग क्या मतलब जो हम लोगों को करना होता है। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहला जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है वो ये कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि उन्नत किस्म के जीव का उत्पत्ति, उन्नत किस्म के जीवों की उत्पत्ति, उन्नत किस्म के जीवों की उत्पत्ति। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला काम है वो क्या कि जो हम लोग जीव उत्पन्न करेंगे वो क्या होना चाहिए, उन्नत किस्म का होना चाहिए। अब इस उन्नत किस्म के जीव को उत्पन्न करने के लिए यानी कि इस उन्नत किस्म के जीव को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ध्यान देंगे, मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर, मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर, मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या कि ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं बोलिए, कंडीशन बोलिए, कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन। देखिए ऑप्टिमल कंडीशन ऐसा कंडीशन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए या फिर उसके अदर एक्टिविटी के लिए जो कंडीशन जरूरी है वो कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा जो है मुद्दा, तीसरा प्रोसेस ये है, तीसरा जो मुद्दा है, तीसरा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, सबसे पहला तो करते हैं उन्नत किस्म के जीवों की उत्पत्ति, दूसरा कर लिए मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशन, अब तीसरा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है कि जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट हमारे काम का उसी फॉर्म में होगा ये जरूरी नहीं है, उसका फॉर्म बदला हुआ हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वो जो प्रोडक्ट मिला उसको हम लोग करते हैं तैयार। इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये तीन चीज है जो बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य मुद्दा है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या करेगा, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ये सारा काम करते हैं। ये तीन क्रिटिकल एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन पे देखते हैं। मोड एप्लीकेशन, मोड एप्लीकेशन और भी एप्लीकेशन है, इतना पे ही बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन रुकता नहीं है। और भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, कहाँ तो सबसे पहला डायग्नोसिस में यानी कि उपचार में करते हैं, दवाई बनाने में करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाई बनाने में करें, सबसे पहले उपचार और उसके बाद जो है दवाई बनाने में जो है किए। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट पीछे के ही चैप्टर में आपको बता दिया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को क्या करेंगे हम लोग, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को क्या करेंगे, बदल देंगे और उसमें नया जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि उसके पुराने वाले जीन को निकाल करके नए जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जो हम लोगों के पास ऑर्गेनिज्म बना वो हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जो प्लांट बनेगा उसको हम लोग कह देंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। चलिए इसके अलावा बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन क्या है कि कुछ सब्सटेंस ऐसा तैयार करेंगे हम लोग जिससे हम लोगों का जैविक फायदा हो, उसको हम लोग कह देंगे क्या, तो बायो रेमेडिएशन। और इसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करेंगे, वेस्ट ट्रीटमेंट,
वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ हम लोगों के पास है उस अपशिष्ट पदार्थ को खत्म करने के लिए या फिर उसको उसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये और ज़्यादा एप्लीकेशन है। चलिए मुख्य रूप से जो एप्लीकेशन है और उसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ शुरू करेंगे क्या, तो बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, खेती में किस तरह से उपयोग हम लोग इसका करेंगे। चलिए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर ये देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, ध्यान देंगे जरा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर जो होगा ये किस तरह से हम लोग करते हैं, इसका एमडी हो जाएगा कृषि में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है या फिर खेती बाड़ी में बायोटेक्नोलॉजी का यूज। चलिए देखते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कृषि है क्या या फिर कृषि में हम उपयोग करें क्यों, दोनों बात जो है ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए जरा, कृषि आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद देश की जनसंख्या लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ी। अब इतने ज्यादा संख्या में लोगों के बढ़ने के कारण अब क्या हुई कि देश में अनाज की किल्लत जो है वो महसूस होने लगी। इस किल्लत को खत्म करने के लिए, भूखमरी से बचने के लिए क्रॉप को यानी कि जो फसल है हम लोगों का उसको जो है बढ़ाने का तरीका, यानी कि फसल उत्पादन को बढ़ाने का नया नया तरीका जो है वो क्या किया गया, ढूंढा गया। अब इस कंडीशन में यानी कि इस प्रोसेस में ये जो नए तरीके को इजाद करने का जो प्रोसेस था, इसमें हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें MS स्वामीनाथन नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा जो है क्या किया गया, एक हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया, जिसके बाद हम लोगों के फसल के उत्पादन में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई। लेकिन कुछ समय के बाद इस प्रोसेस में यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन में अलग अलग तरह के केमिकल के यूज के कारण कुछ समय के बाद हम लोगों के जमीन पर कुछ साइड इफेक्ट यानी कि कुछ बंजरपन जो है आना शुरू हुआ। अब इस समस्या की निजात के लिए हम लोग क्या किए कि फिर से कुछ अलग अलग तरह के नए तरीके को ढूंढने का प्रयास किए। इसी क्रम में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो है कृषि में करना शुरू किए। तो ध्यान देंगे जरा, सबसे पहले एग्रीकल्चर आते हैं बारी बारी से, बायोटेक का यूज किस तरह से करेंगे यहाँ पे आते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला हम लोगों के पास था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि रसायन आधारित कृषि, कृषि रसायन आधारित कृषि, कृषि रसायन आधारित कृषि। हम लोगों के पास सबसे पहला क्या था, कृषि रसायन आधारित कृषि। इसी प्रोसेस में क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन इसी प्रोसेस के थ्रू किया गया कि जितना फील्ड हम लोगों के पास अवेलेबल है देश में, उतना फील्ड में जितना लोग हम लोगों के यहाँ प्रेजेंट है, उतने लोगों के लिए वो अनाज का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ोतरी किया गया। बेहताशा लगातार केमिकल के यूज के कारण, रासायनिक पदार्थ के उपयोग के कारण हम लोगों के फील्ड में बंजरपन की समस्या आनी शुरू हुई। इसके बाद हम लोग दूसरा टेक्निक यूज किए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक, चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि रासायनिक कृषि, जैव रासायनिक कृषि, जैव रासायनिक कृषि यानी कि या जैविक रासायनिक भी आप कह सकते हैं, जैविक रासायनिक कृषि। देखिए जरा, जैव रासायनिक कृषि में क्या होता है, किस तरह से खेती किया गया। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम लोगों के पास ऐसा तकनीक था जिसमें हम लोग लगातार रसायन के उपयोग से अपने फील्ड में अनाज के उत्पादन को बढ़ाएं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का ही प्रोसेस खोजा गया, लेकिन तरीका बदल गया क्या कि हम लोग रासायनिक की जगह पर यानी कि जो केमिकल, आर्टिफिशियल केमिकल हम लोग यूज कर रहे थे, उसके जगह पर हम लोग जैव रसायन का उपयोग करने लगे। जैसे घर के
कचरे से निकला हुआ अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल जो जैव अपघटनीय है जो टूट सकता है, कृषि से निकला हुआ अपशिष्ट, जानवर के डंग को यानी कि काव डंग यानी कि गोबर वगैरह का उपयोग करके सड़ा करके गला करके उसको क्या किया गया, फील्ड में डाला गया। अलग अलग जगह से जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस था उसको जब खेत में डाले तो उसके कारण अनाज का उत्पादन बढ़ा, लेकिन इस प्रोसेस ये जो प्रोसेस था ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जा रहा था लोगों को, जिसके कारण ये प्रोसेस सक्सेस नहीं हुआ। इस क्रम के बाद, इस प्रोसेस के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा हम लोग इजाद किए नया तरीका, और वो तरीका हम लोगों का है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ध्यान देंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या किए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया गया है आपको। सबसे पहला ही जो वीडियो है बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रोसेस का, तो वहां पर आपको बताया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी जगह से, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके जीन को जब चेंज करेंगे तो उस जीन के चेंज होने के कारण उसके लक्षणों में परिवर्तन आएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे क्या, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस प्रोसेस से यानी कि फसल के जीन को परिवर्तित करके, फसल के जीन को परिवर्तित करके जब हम लोग खेती करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या कहेंगे उसको, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए जरा, जो जिस प्लांट में हम ये काम करेंगे जेनेटिकली, यानी कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जिस प्लांट में करेंगे उस प्लांट को हम लोग कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। यानी कि जिस प्लांट का आप जीन चेंज कर रहे हैं, जीन को निकाल रहे हैं और नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्लांट को हम लोग कह देते हैं क्या, तो कह देते हैं भैया ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। याद रखना, आपको याद रखना है ट्रांसजेनिक प्लांट, आपको याद रखना है, पूछा गया है कई बार। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, ऐसा प्लांट जिसके जीन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और उसके लक्षण को परिवर्तित कर देंगे, उसको कह देंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट में जो जीन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इस ट्रांसजेनिक प्लांट में जो जीन इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस जीन को हम लोग कहेंगे ट्रांसजीन। क्या कहेंगे, ट्रांसजीन। दोनों याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। क्या है, ध्यान देंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसा प्लांट जो क्या होता है कि जिसके जीन को हम लोग चेंज कर देंगे, वो हो जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। और वहां पर जो जीन इंट्रोड्यूस किया गया था, इस ट्रांसजेनिक प्लांट के जीन को निकालने के बाद जो नया जीन इंट्रोड्यूस किया गया था उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो ट्रांसजीन। ठीक है, अब देखिए जरा, ट्रांसजीन ये इंट्रोड्यूस करने का आपके पास दो तरीका है। ये भी आपको पीछे के ही क्लास में, पीछे के ही चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है। क्या सब, तो थ्रू वेक्टर याद होगा अगर आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस टीआई प्लाज्मिड निकाल करके आप उसमें प्लांट का जीन इंट्रोड्यूस करते थे और प्लांट में डाल देते थे, जिसके बाद प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता था और उस सेल को निकाल करके टिश्यू कल्चर के मेथड से हम लोग नया प्लांट तैयार कर लेते थे। अब देखिए दूसरा डायरेक्ट मेथड था आपके पास, बायोलिस्टिक मेथड, जीनगन, माइक्रो इंजेक्शन जो है ये भी आपके पास जो है एक मेथड था। चलिए अब हम लोग प्रोसेस देखेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट को किस तरह से तैयार किया जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ध्यान देंगे, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, किस तरह से हम लोग प्लांट का जो है प्रोडक्शन करेंगे, तो ये आपको पता है, इसमें जो है कुछ भी चीज नया नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहला आपको याद होगा हम लोग क्या किए थे, एक बैक्टीरिया लिए थे इस तरह से, ये बैक्टीरिया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, जिसको आप टीआई प्लाज्मिड कहे थे। यहाँ पे इसका जो प्लाज्मिड था इसको आप क्या कह दिए थे, तो टीआई प्लाज्मिड। अलग अलग तरह के
कलर का यूज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए ये था आपका क्या, तो ये था आपका टीआई प्लाज्मिड। अब इसको आप क्या करते थे, प्लांट में डाल देते थे। ये अगर क्या है, ये अगर एक प्लांट है, ये क्या है, ये आपका एक प्लांट है, ठीक, इसमें डाल देते थे। अब यहाँ क्या होता था, ट्यूमर का फॉर्मेशन, फिर ट्यूमर से निकाल लेते थे, फिर आगे जो हम लोग क्या करते थे, तो टिश्यू कल्चर से यूज करते थे। बस थोड़ा सा चेंज किया जाएगा कि ये जो प्लाज्मिड है इसका, ये ट्यूमर इंड्यूस करता था, ठीक है ना। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को यहाँ पर मान लेते कि ये वाला रीजन क्या कर रहा है, ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है, तो इस रीजन के जीन को हटा करके प्लांट में क्या करेंगे कि नया कैरेक्टर वाला जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। कहोगे सर ये क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किए, तो ध्यान देंगे जरा, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, ट्रांसजेनिक प्लांट चाहिए, ना कि हमको ट्यूमर चाहिए, या फिर ना कि हमको नया जीन इंट्रोड्यूस कराना है। हमको अब नया प्लांट चाहिए, नए वैरायटी का जो है प्लांट चाहिए हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था उसको काट दिए, और काटने के बाद आप क्या किए कि जो जीन दूसरा वाला जीन आपको चाहिए वो क्या किए, यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए, और उसके बाद इस प्लाज्मिड को निकाल करके ये यहाँ डाल दिए। इसको निकाल करके क्या किए, यहाँ पर डाल दिए। अब ये क्या होगा कि अब जो ये प्लांट बना, अब जो ये प्लांट बना, अब यहाँ क्या होगा कि इसके कुछ जगहों के सेल को ये क्या किया, इसके कुछ जगहों के सेल को ये क्या करेगा, तो इफेक्ट करेगा, और उसके बाद इस सेल को इफेक्ट किया, उस सेल को आप निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उस सेल को जब आप निकाल लिए, निकालने के बाद क्या करेंगे कि उसको जो है फिर आगे आप टिश्यू कल्चर के मेथड से तैयार कर लीजिए। बस आपका जो ये है तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, तो ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार हो गया। यही प्रोसेस है किसका, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके ट्रांसजेनिक प्लांट को तैयार करने का, ठीक है। चलिए तो ये सारा कहानी है। अब देखिए, अब जो मेन मुद्दा है वो देखिए क्या सब है। तो सबसे पहला है आपका बीटी कॉटन। ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर में चल रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या तैयार करेंगे, किसके ऊपर हम लोगों का फोकस होता है, ऐसे चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं जहां क्या होता है कि जहां से हम लोगों का इनकम ज्यादा हो, ठीक है, जहां से हम लोगों का इनकम ज्यादा हो, उन जगहों पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो हमारा फोकस का जो कैश क्रॉप है, जैसे तंबाकू, टॉबैको जिसको आप कहते हैं, तंबाकू उत्पाद मार्केट में काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे क्या है कि वो कैश क्रॉप उसको कहा जाता है, उससे गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रही है, और साथ के साथ क्या है कि जो आदमी उसका बिजनेस कर रहा है उसको भी क्या है, फायदा है। तो ये कैश क्रॉप है। कॉटन कपड़ा बनाने के काम आ रहा है, तो लोगों को जरूरत तो कपड़ा का है ही है, तो ये सारा कैश क्रॉप है। तो इसकी बर्बादी जल्दी नहीं हो, या फिर ये हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर सके इसका, ये क्या है कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे बीटी कॉटन। तो ध्यान देंगे जरा, क्या है बीटी कॉटन, ध्यान देंगे बीटी क्या है, और फिर कॉटन तो आप समझ ही रहे हैं, समझना आपको क्या है। समझना आपको बीटी, समझना क्या है आपको बीटी, कॉटन के बारे में हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। चलिए देखिए जरा क्या है। होता क्या था कि जो कॉटन का खेती होता था, कॉटन कैश क्रॉप है, खराब हो गया थोड़ा सा भी तो फिर लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। क्या किया जाएगा, कॉटन का जहां खेती हो रहा था वहां कुछ इंसेक्ट जो है वो क्या कर रहा था कि कॉटन के बॉल को खत्म कर दे रहा था, यानी कि रूट से इंटर करता, और कॉटन का जो कॉटन के प्लांट को हार्म करके वहां जो उसका कॉटन बॉल था, जहां से कॉटन रिलीज होता था, जहां कॉटन बनता था, उस रीजन को खा जा रहा था, इनगल्फ कर जा रहा था, जिसके कारण कॉटन के प्रोडक्शन में काफी कमी आ जाती थी, और वहां पर फार्मर के साथ साथ गवर्नमेंट को भी जो है नुकसान का सामना करना पड़ जाता था। इस चीज के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म था, कौन सा इंसेक्ट था, तो याद रखेंगे, अगर याद रहा आपको तो लेपिडोप्टेरॉन्स, कोलियोप्टेरॉन्स, ये सारा जो है ऐसा इंसेक्ट है जो क्या करता है कि कॉटन को खराब करता है।
ऐसे नोट में आपको मिल जाएगा सारा कुछ टेंशन नहीं लेना है। लेपिडेप्टेरॉन हम यहाँ भी लिख देते हैं, लेपिडेप्टेरॉन, ठीक है, कोलियोप्टेरॉन, ठीक है ना। ये सारा ऐसा है जो क्या करता है कि कॉटन क्रॉप को खराब करने का काम करता है। चलिए, तो अब देखिए, अब इस चीज से निपटने के लिए यानी कि लेपिडेप्टेरॉन या फिर कोलियोप्टेरॉन या फिर इसके अलावा डायप्टेरॉन्स भी एक है, डायप्टेरॉन्स भी है। तो ये सबसे निपटने के लिए हम लोग एक तरीका इजाद किए और नया प्लांट बनाए कॉटन का, जिसको हम लोग नाम दिए क्या, बीटी कॉटन। तो देखेंगे जरा कि बीटी कॉटन जो है ये किस तरह से हमारे कॉटन को बचाने का काम करेगा। चलिए, सबसे पहले आप बीटी के बारे में समझिए। बीटी क्या है? तो बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। बेसिलस thuringiensis, ठीक है, बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया, ठीक, बस यहीं से लिया गया है, बी फॉर बेसिलस और टी फॉर thuringiensis, बी फॉर बेसिलस और टी फॉर thuringiensis। तो बेसिलस thuringiensis जो है ये एक बैक्टीरिया है और इसी को हम लोग क्या कि इसी के जीन को निकाल करके कॉटन में डाल दिए और अब जो बना कॉटन उसको कह दिए बीटी कॉटन। कहोगे ये क्यों किए, ये जरूरी था क्या? तो जरूरी था क्योंकि इस कॉटन को हमको बचाना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, बार बार आपको कहा जा रहा है ये कैश क्रॉप है और इसको बचाना हमारे लिए जरूरी है। चाहे आपको जो भी विधि अपनाना हो अपनाइए और क्या करिए, इसको बचाइए। तो बचाए कैसे? तो क्यों बचाए? यहाँ ये डाल देंगे बेसिलस thuringiensis का जीन, तो क्या होगा वहाँ, क्या वो कॉटन अपने आप रेसिस्ट कर जाएगा क्या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट? जी, कैसे? तो देखेंगे जरा। इस बेसिलस thuringiensis में एक प्रोटीन, ये बेसिलस thuringiensis में एक प्रोटीन सिक्रीट होता है जिसका नाम है CRY, क्राई प्रोटीन। क्या है? क्राई प्रोटीन। अब देखेंगे, और इस क्राई प्रोटीन को जो सिक्रीट करता है वो जीन, उस जीन को हम लोग क्या देते हैं, क्राई जीन। कहोगे सर ये तो दोनों बराबर बराबर है, कैसे याद रखेंगे? अगर हमको दे दिया क्राई और पूछ दिया कि ये प्रोटीन है या जीन, तो दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पर देखोगे तो सी बड़ा वाला कैपिटल लिखा गया और यहाँ पर सी जो है स्मॉल लिखा गया है। अगर सारा कुछ स्मॉल है तो आपको याद रखना है वो जीन है, और अगर सी कैपिटल आ गया तो आपको याद क्या रखना है कि वो जो है प्रोटीन है। ठीक, चलिए बढ़िए जरा। तो इस ये क्राई प्रोटीन रिलीज करने वाला जीन कौन सा है? क्राई जीन। कहोगे ये क्राई प्रोटीन क्या करेगा? अब ये क्राई प्रोटीन क्या करेगा? तो सर ये क्राई प्रोटीन जब इस इंसेक्ट के गट में जाएगा तो उसके गट में होल क्रिएट कर देगा। आप समझे क्या किया कि जब ये क्राई प्रोटीन क्या करेगा, कहां जाएगा? तो इस लेपिडेप्टेरॉन या कोलियोप्टेरॉन या डायप्टेरॉन्स के गट में गया, जब खाएगा तो जाएगा ही, खा ही रहा है ना, खा ही ना रहा है, क्या बोले, खा जाएगा। तो जब खाएगा तो ये क्राई प्रोटीन क्या होगा कि वहां जाएगा और इस इंसेक्ट के गट को क्या करेगा, तोड़ देगा, जिसके कारण उस इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएगी। तो कहोगे सर खा ही लिया तो तब दिक्कत क्या? तो एक ही बार में खाया, एक ही बार में अटैक किया एक इंसेक्ट, और अगर ग्रुप में इंसेक्ट अटैक किया तब ना समस्या हो सकती है। अगर इक्का दुक्का जा रहा है तो उससे हम लोग क्या है, सेफ है। बात समझ गए? अब कहोगे सर ये डाले कैसे? तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप पढ़ लीजिए पीछे, क्योंकि वहां दिया गया है क्या है कि यहां से आप क्या करेंगे, बेसिलस thuringiensis का ये जीन निकालेंगे। कौन सा जीन? क्राई जीन। और क्या करेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई या फिर जो भी बैक्टीरिया इस कॉटन में इंटर कर सकता है प्लांट में, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, उसके थ्रू आप इसमें इंटर करा दीजिए। ये जीन आपका चला गया। अब क्या होगा कि ये क्राई प्रोटीन जो है वहां सिक्रीट होते रहेगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो कॉटन है वहां पर ये क्राई प्रोटीन जब आ गया तो इंसेक्ट का कोई नुकसान वहां नहीं होगा। बात समझ गए? बात समझ गए? क्योंकि सर ये करना जरूरी था। अगर हम लोग क्या करें कि उस जीन को जो है यानी कि सॉरी इस प्रोटीन का क्या करे, लिक्विड बना ले यानी कि पानी में मिला ले और उसके बाद उसका स्प्रे कर दे, तो कितना बार करोगे? एक बार बारिश हुई वो खत्म, फिर करिए, फिर हुई फिर खत्म। इस तरह से आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए हम लोग क्या किए, ऐसा तरीका ढूंढे कि सीधा चलो बेटा दे देते हैं इसको, भैया आप अपना जो है करते रहिए प्रोडक्शन, और उसके बाद आप क्या होगा, इसके बाद जब प्रोडक्शन होते रहेगा तो किसी तरह का कोई भी नुकसान हम लोगों के कॉटन को नहीं होगा। और इस तरह से तैयार कॉटन को हम लोग क्या कह देते हैं, तो कह देते हैं भैया बीटी कॉटन। अब क्वेश्चन मार्क, आप क्वेश्चन मार्क
क्या लगा कि सर ये क्राई प्रोटीन कह तो दिए कि इस इंसेक्ट को खत्म कर देगा, मान लेते हैं, और अगर इस इंसेक्ट को खत्म कर देगा, इस इंसेक्ट को खत्म कर देगा, तो आप ये हमको बताइए कि इस बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में जब ये प्रोटीन है तो इसको खत्म क्यों नहीं कर रहा है, इसको खत्म क्यों नहीं कर रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आप बनाएंगे कि बैक्टीरिया को क्वेश्चन ये है कि जब ये क्राई प्रोटीन इस इंसेक्ट को खत्म कर दे रहा है, इसके गट को तोड़ दे रहा है, तो जब इस बेसिलस thuringiensis के बॉडी में ही प्रेजेंट है, वहीं बन रहा है, तो वो बैक्टीरिया कैसे बचा हुआ है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, और आपको क्या करना है कि ये देख करके आना है, देख करके आना नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग तैयार किए फ्लेवर सेवर टोमेटो, बड़ा बेहतरीन है, ध्यान देंगे। फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर, थोड़ा सा इसको बदल देते हैं कलर, फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो इसी तरह से होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पहले VOUR वाला नहीं, ऐसे VOUR वाला भी नहीं, और टोमेटो तो ठीक ही है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो भी हम लोग क्या किए, तैयार किए। अब कहोगे ये क्या है, ये कैसा टोमेटो है, ये कैसा टोमेटो है, तो बढ़िया वाला टोमेटो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यूज किए ना, तो बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए जरा कि बढ़िया किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि ये बेहतर है, फ्लेवर सेवर टोमेटो किस तरह से बेहतरीन है। जो हमारे यहाँ का देसी टमाटर है, अगर आज उसको क्या किया जाए, तोड़ा जाए, और तोड़ने के बाद उसको क्या करें हम लोग कि रख दे, तो क्या होगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। 3 दिन के बाद ये क्या होगा, फ्लेवर सेवर टोमेटो आपका खराब, सॉरी मिस्टेक हो गया, फ्लेवर सेवर टोमेटो नहीं, जो आपका देसी टमाटर है वो 3 दिन के अंदर क्या हुआ, खराब हो गया। अब क्या होगा, किसान को नुकसान है, आज अगर तोड़ा और अगर 3 दिन में नहीं बिका तो वो खराब, अब उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट के द्वारा एक नया तरीका इजाद किया गया कि भैया एक ऐसा जीन, किसान का कहना हुआ साइंटिस्ट को कि भैया एक ऐसा प्लांट तैयार कर दीजिए कि अगर हम अपने टोमेटो को 10 दिन भी रख दे, 15 दिन भी रख दे, तो हमारा टमाटर खराब नहीं हो, ताकि मार्केट में हमको अच्छा दाम मिल सके। तो साइंटिस्ट क्या किया, ये कहा कि ठीक है आपके लिए तो तैयार किया ही जाएगा, और फ्लेवर सेवर टोमेटो तैयार किया गया। कैसे तैयार किया गया ये देखेंगे। क्या होता है कि फ्लेवर जो टोमेटो है, जहां पर टमाटर जो खराब हो रहा था, उसका कारण ढूंढा गया कि कारण क्या है, देखते हैं जरा। तो जब कारण का स्टडी किया गया तो वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्ट्यूरानेज, PG एंजाइम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पॉलीगैलेक्ट्यूरानेज। पॉलीगैलेक्ट्यूरानेज एंजाइम क्या करता है कि वो ऐसा एंजाइम है जो टमाटर के ऊपरी सतह हो, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये टमाटर है, तो ये जो इसका ऊपर वाला सतह है, इसको ये क्या करता है, सड़ा गला देता है, और इसी के कारण टमाटर जो है, इसी के कारण टमाटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। साइंटिस्ट को मिल गया मुद्दा कि भैया देखो ये PG क्या कर रहा है, खराब कर दे रहा है, किसको, टमाटर को, क्या करो PG को हटा दो, क्या पॉलीगैलेक्ट्यूरानेज को, एंजाइम को हटा दीजिए। तो एंजाइम को पकड़ पकड़ के तो हटा नहीं सकते हैं, तो क्या किए, तो ये जो PG एंजाइम जो भी जीन सिक्रीट कर रहा था, जो जीन PG एंजाइम यानी कि पॉलीगैलेक्ट्यूरानेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा था, उस एंजाइम को सिक्रीट करने वाले जीन को काट करके उस टमाटर से, देसी टमाटर से हटा दिया गया। अब जब वहां से हटाया गया तो उसके कारण क्या होगा कि PG का सिक्रीशन कम होगा या नहीं होगा, और जब पॉलीगैलेक्ट्यूरानेज एंजाइम सिक्रीट नहीं होगा तो आपका जो टमाटर है ये खराब भी नहीं होगा। अब इसके बाद आप टमाटर को क्या करिए, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक रखे रहिए, आपका टमाटर एकदम जो है फुल्ली क्या रहेगा, एकदम लगेगा कि आज ही तोड़ा गया है। आप मार्केट में जाकर के अगर देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि उस टमाटर का जगह बदल देगा, और आपको लगेगा कि नया मार्केट में टमाटर आया है। कई दिन तक वो उसी तरह से रहेगा जिस तरह से तोड़ा गया था। बात समझ गया। और ये जो है बेहतर भी होगा आपके लिए, बेहतर किस फॉर्म में, तो इसलिए कि इसको अगर आप काटेंगे तो वो दबेगा नहीं, समझ गए, कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। देसी टमाटर को अगर आप किसी चीज से काटेंगे तो वो क्या होगा, दबेगा, लेकिन अगर इसको आप काटेंगे तो वो दबेगा नहीं। यानी कि सलाद अगर आप बनाएंगे तो अच्छा वाला बनेगा, इस तरह से एकदम गोल गोल, जो खाने में आपको अच्छा लगे।
बात समझ गए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि फ्लेवर सेवर टोमेटो तैयार कर लिए। इसके बाद फ्लेवर सेवर टोमेटो के बाद हम लोग तैयार किए गोल्डन राइस। क्या तैयार किए? तो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, सुनहला धान, चावल, धान नहीं सॉरी चावल, सुनहला चावल। ये क्या है? सुनहला चावल क्या है? कलर इसका सुनहला क्यों हुआ और तैयार क्यों किए? तो देखिए, भारत गरीब देश है, ये हम लोग को पता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी क्या है कि उसको काफ़ी ज़्यादा आबादी को न्यूट्रिएंट जितना मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। इसलिए इस कारण से जो सरकार, गवर्नमेंट और साइंटिस्ट के द्वारा सोचा गया कि कुछ ऐसा चीज़ तैयार किया जाए जिससे उन लोगों में जो गरीब लोग हैं वहाँ तक क्या हो कि ये जो है जो भी न्यूट्रिएंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो चीज़ वहाँ तक पहुँच जाए। और गोल्डन राइस में वही किया गया। राइस को क्या हुआ कि राइस हम लोगों के देश में चावल जो है, भात जो खाते हैं हम लोग, वो क्या है कि सबसे पहला फूड माना गया है कि ये हर जगह लगभग प्रेजेंट है, या यहाँ का लोग सबसे ज्यादा अगर यूज कर रहा है तो वो चावल यूज कर रहा है। बात समझ गए? तो देखिए जरा कि इस गोल्डन राइस में यानी कि राइस के प्लांट में यानी कि धान के में क्या किया गया कि एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कौन सा जीन? तो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने वाला जीन क्या किया गया? यहां पर डाल दिया गया। जब यहां पर क्या किया गया, बीटा कैरोटीन को डाला गया प्रोड्यूस करने वाली जीन, तो बीटा कैरोटीन जो है ये क्या होता है कि विटामिन ए बनाने वाला, विटामिन ए के फॉर्मेशन में प्राइमरी सोर्स जो है ये बीटा कैरोटीन का ही होता है। अब जब यहाँ पर हम लोग क्या किए कि बीटा कैरोटीन वाला जीन डाले तो हमारे पास विटामिन ए जो है, विटामिन ए बनने का प्रोसेस इस गोल्डन राइस में क्या हुआ? शुरू हो गया। अब जब आपके पास बीटा कैरोटीन के कारण क्या हुआ कि विटामिन ए बनना शुरू हो गया, तो विटामिन ए आपको पता ही है कि हम लोगों के बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये विटामिन ए जब से बनना वहाँ शुरू हो गया तो इस राइस का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया। बात समझ गए? और इसको मार्केटिंग कर दिया गया उस रीजन में जहाँ का लोग भूखमरी की समस्या से जूझ रहा है, कि अगर वहाँ का लोग उस चावल को नमक के साथ भी अगर मिला के खा लेता है तो उसको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, वो देख सकता है, उसके स्किन पर किसी तरह का समस्या नहीं आएगा। बात समझ गए? तो इसलिए गोल्डन राइस तैयार किया गया। अब देखो बात होगा सर ये सब तो ठीक है, समझ गए, गोल्डन क्यों रखा गया नाम तो रखते हैं ना विटामिन ए वाला राइस, विटामिन ए वाला राइस गोल्डन क्यों रखा गया? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन कलर ऑफ दिस राइस इज बिकम गोल्डन, यानी कि इस कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण इस चावल का रंग हो गया सुनहला, और इसीलिए इसका नाम रखा गया बीटा कैरोटीन, सॉरी गोल्डन राइस। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? गोल्डन राइस। ये हम लोग तैयार कर लिए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये सारा कहानियाँ एप्लीकेशन सारा नहीं हुआ है, अभी कुछ चीज़ और बचा हुआ है, इसको हम लोग जो है अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, हर्बिसाइड वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मिंग देखेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट का फायदा यानी कि लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आगे जो है फिर आपको कोई नोटिफिकेशन आसानी से मिले, और पूरा यहीं से जो है आपको पढ़ लेना है। सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, हर स्तर तक पढ़ाया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आपको नहीं देखना। ये अगर आप देखेंगे आपके हर स्तर के एग्जाम के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए।